नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्टर में आज की कहानी उत्तराखंड के पौड़ी जिले से है। दोस्तों, अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर में वंथरा रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट थी, जिसकी कथित तौर पर पुलकित आर्य ने हत्या कर दी थी। भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे और वंथरा रिजॉर्ट के मालिक 18 सितंबर 2022 सौरभ भास्कर अंकित गुप्ता ने उनकी मदद की थी। अंकिता भंडारी दोब श्रीकोट पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की रहने वाली हैं। इंटरमीडिएट पूरा करने के बाद उन्होंने देहरादून के होटल प्रबंधन में 6 महीने का डिप्लोमा किया। इसके बाद 28 अगस्त 2022 को वंथरा रिजॉर्ट ऋषिकेश उत्तराखंड में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया। उसके जम्मू के एक दोस्त पुष्पदीप कुमार के साथ उनकी दोस्ती थी, जो कि अंकिता भंडारी को ऑनलाइन मिले थे। 18 सितंबर को अंकिता ने अपने माता पिता की कॉल का जवाब नहीं दिया। उसने पुष्पदीप की कॉल भी वापस नहीं की, जो अंकिता के रिजॉर्ट में उत्पीड़न के बारे में बताने के कारण संदिग्ध हो गया था। उस पर एक वीआईपी को रुपए में अतिरिक्त सेवा देने का दबाव डाला जा रहा था। उसके पिता ने राजस्व थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन 2 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। बाद में मामले को लक्ष्मण झूला पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने मामले में 3 आरोपी पुलकित आर्य, होटल के प्रबंधक अंकित गुप्ता और पुलकित के दोस्त सौरभ भास्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस पूछताछ के दौरान तीनों ने अपना अपराध कबूल किया और कहा कि पुलकित के अंकिता के साथ गर्म बातचीत के बाद वे सभी चीज़ों को सुलझाने के लिए पास के स्थान पर गए। हालांकि रास्ते में अंकिता के साथ उनका विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने धक्का देकर उसे चिल्ला नहर में फेंक दिया। वे फिर होटल लौट आए और अपने कर्मचारियों को एक अलग कहानी सुनाई। अंकिता का शव 24 सितंबर सन 2022 को उत्तराखंड पुलिस के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा बरामद किया गया था। शव चिल्ला नहर के बैराज से बरामद किया गया। उसकी प्रारंभिक शव परीक्षा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश द्वारा की गई थी और इसमें कहा गया था कि अंकिता को कुछ चोटें लगी थी, जो उनकी मृत्यु से पहले कुंद बल आघात का संकेत देती हैं। रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत का कारण डूबना था। दोस्तों, उसके दोस्त पुष्पदीप कुमार की बात करें तो उन दोनों के बीच में इस घटना से पहले क्या क्या बातें हुई, उसके बारे में बताना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। चूँकि अंकिता भंडारी की मर्डर एक मिस्ट्री होती जा रही थी, तो उसके एक दोस्त ने एक बड़े अखबार के साथ बातचीत की और ये कहानी उसी पर आधारित है। अंकिता भंडारी अब इस दुनिया में नहीं रही। सपनों को पूरा करने के लिए वो घर से इतनी दूर आई, पर कभी ये नहीं सोचा था कि वो घर से ही नहीं, कुछ दिनों बाद दुनिया से ही दूर हो जाएंगी। अगर अंकिता के दोस्त ने समय पर आवाज़ नहीं उठाई होती, सवाल नहीं किए होते, तो शायद अंकिता की मौत आज दुनिया के सामने भी नहीं आ पाती। वो दोस्त पुष्पदीप जम्मू में था, लेकिन दोस्त के रहस्यमय हालत में गायब होने के बाद आवाज़ उठाई। आइए जानते हैं। करीब साल भर पहले की बात है। तब हर तरफ कोरोना का कहर था। ज़्यादातर लोग घर पर थे या वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। मैं पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान इंस्टाग्राम के ज़रिए पहली बार अंकिता को जाना और फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। कोरोना ने बहुत से लोगों की नौकरी छीन ली थी। अंकिता के पिता की भी नौकरी कोरोना की वजह से चली गई थी। अंकिता की मम्मी आंगनबाड़ी में काम करती थी। खुद अंकिता ने 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। उसका छोटा भाई दिल्ली में सीए की पढ़ाई कर रहा था। 2022 में मैं अपनी पढ़ाई के लिए हिमाचल प्रदेश अपने घर से जम्मू चला गया था। कोरोना अब कम हो रहा था। अंकिता भी घर चलाने के लिए अब नौकरी करना चाहती थी। उसने मुझे इस बारे में मदद मांगी। चूँकि अंकिता को घर के करीब ही कहीं नौकरी करनी थी, लिहाजा मैंने सोशल मीडिया के जरिए अंकिता के लिए नौकरी सर्च करना शुरू किया। इसी साल अगस्त के शुरुआती दिनों की बात है। एक जॉब साइट पर मुझे वंथरा रिजॉर्ट का ऐड दिखा। इस रिजॉर्ट के लिए अलग अलग पोस्ट पर फीमेल स्टाफ की ज़रूरत थी। ये वो ऐड है जिसमें यह भी लिखा था कि सिर्फ वो लड़कियां ही अप्लाई करें जो घर से बाहर रहने को तैयार हैं। उनके ठहरने के लिए यहाँ सारी सुविधाएं देने की बात भी कही गई थी। अलग अलग पोस्ट के लिए सैलरी 8 से 16 हज़ार रुपये बताई गई थी। ये रिजॉर्ट अंकिता के घर के करीब 150 किलोमीटर दूर था। मुझे लगा ये अंकिता के लिए अच्छा रहेगा। इसी के बाद मैंने पहली बार रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य उनके ऐड का हवाला देकर अंकिता की नौकरी की बात की, मगर पुलकित ने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की। उसने बस इतना कहा कि कैंडिडेट को कहो कि वो मुझसे डायरेक्ट बात करें। इसके बाद अंकिता ने पुलकित से बात की। बातचीत अच्छी रही। इंटरव्यू के बाद
पुलकित ने अंकिता को रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पर 10,000 रुपये महीना सैलरी ऑफर किया। अंकिता नौकरी के लिए तैयार हो गई। इसके बाद 28 अगस्त को बाकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अंकिता को 3 सितंबर को ज्वाइन करने के लिए कहा गया। अंकिता अपनी पहली नौकरी से बहुत खुश थी, इसलिए भी क्योंकि उसका घर यहाँ से करीब था। मगर 3 सितंबर को जब वो रिजॉर्ट पहुंची तो पाया कि वहाँ उसके अलावा कोई और फीमेल स्टाफ है ही नहीं। इस बारे में जब उसने पुलकित से पूछा तो पुलकित ने बताया कि उसने होटल के सारे स्टाफ को कुछ वक्त के लिए पहले ही निकाल दिया है और अब नए स्टाफ की भर्ती कर रहा है। पुलकित ने बताया कि कुछ वक्त पहले यहाँ प्रियंका नाम की एक लड़की काम करती थी, मगर वह चोरी करते हुए पकड़ी गई, इसलिए उसने सभी स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया। मगर उसने अंकिता को भरोसा दिलाया कि जल्द ही रिजॉर्ट में और भी फीमेल स्टाफ ज्वाइन करने वाली हैं। इसके बाद मुझे अंकिता ने बताया कि पुलकित ने सचमुच पुराने सभी स्टाफ को निकाल दिया है, सिवाय 2 लोगों के, एक सौरव और दूसरा अंकित। सौरव रिजॉर्ट का मैनेजर है, मगर असलियत में ये है कि वो पुलकित का सिर्फ बचपन का दोस्त नहीं, बल्कि दोनों ने एक साथ पढ़ाई भी की है। अंकित भी पुलकित का पुराना राजदार है। अंकिता ने रिजॉर्ट में नौकरी तो शुरू कर दी, पर उसने जल्द ही एहसास हुआ कि यहाँ ठहरने के लिए टूरिस्ट कम आते हैं। रिजॉर्ट ज़्यादा पार्टियों के लिए बुक होता है। रिजॉर्ट में करीब 13 कमरे हैं, जबकि कुछ कमरे बन रहे थे। अमूमन पार्टी के लिए सारे कमरे बुक किए जाते थे। पार्टी भी ज़्यादा वीकेंड में ही हुआ करती थी। अंकिता की ज्वाइनिंग के पहले हफ्ते में ही ऐसी एक पार्टी में एक गेस्ट ने शराब पीने के बाद अंकिता को जबरन गले लगाने की कोशिश की। इस पर अंकिता ने उसी वक्त पुलकित से इसी की शिकायत की। तब पुलकित ने उस गेस्ट को अंकिता के सामने खूब डांटा। ये देखकर तब अंकिता की नज़र में पुलकित की इज्जत बढ़ गई। पुलकित खुद भी रिजॉर्ट में रहा करता था, हालांकि उसका घर हरिद्वार में है। धीरे धीरे वो अंकिता के करीब आने की कोशिश करने लगा। उसने अंकिता को स्कूटी और कार ड्राइविंग सिखाने की भी कोशिश की, ये कहकर कि कई बार गेस्ट को आसपास से लेने जाना होता है। फिर एक बार अंकिता से उसने कहा कि रिजॉर्ट में गेस्ट आने वाले हैं, कमरे नहीं हैं, इसलिए तुम मेरे बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। रिजॉर्ट में पुलकित जिस कमरे में रहता था वो 2 कमरों का सेट था, मगर इंटरकनेक्टेड था। 1-2 दिन अंकिता उसी कमरे में अकेली रही। ज्वाइनिंग के दूसरे हफ्ते में पुलकित ने एक बार गेस्ट आने और कमरे कम होने की बात कहकर अंकिता को अपने साथ उसी इंटरकनेक्टेड रूम में शिफ्ट होने को कहा। ये दूसरी बार था, मगर इस बार पुलकित ने अंकिता के रूम में बैठकर शराब पी, फिर अंकिता को जबरन गले लगाने की कोशिश की। अंकिता ने इसका विरोध किया तो अचानक पुलकित माफ़ी मांगने लगा और फिर अपने कमरे में चला गया। अब तक अंकिता को एहसास हो चुका था कि ये रिजॉर्ट नौकरी करने के लिए ठीक जगह नहीं है। उसने ये बात मुझसे भी कही थी। इसी रिजॉर्ट में आयुष नाम का एक और स्टाफ था। वो अंकिता को बहन जैसा मानता था। अंकिता ने आयुष से कहा कि वो नौकरी छोड़ना चाहती है, उसे कोई और नौकरी दिला दो। इस पर आयुष ने अपने पिता से बात की और फिर अंकिता की बात कराई। आयुष का घर रिजॉर्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। उसके पिता ने कहा कि ठीक कि तुम हमारे घर पर एक कमरा लेकर यह रह लेना और मैं तुम्हें वहीं कहीं सुपरवाइज़र की नौकरी दिला दूंगा। अंकिता बस अब रिजॉर्ट से बाहर निकलना चाहती थी। 17 सितंबर को उसने पहली बार डिटेल में मुझसे चैट पर अपनी सारी बातें बताईं। 18 सितंबर को उसने रिजॉर्ट छोड़ने का फैसला किया, मगर तभी से पुलकित ने कहा 19 सितंबर को एक खास मेहमान रिजॉर्ट में आने वाले हैं और वो कहीं नहीं जा रही। इसी के बाद 18 सितंबर को अंकिता और पुलकित के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ। 18 सितंबर की शाम 4:30 बजे ऐसा कुछ हुआ जो बड़ा था, मगर मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। शाम को जब मैंने अंकिता को फ़ोन किया तो वह फ़ोन पर रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तब उसने कहा कि पुलकित ने मेरा मुंह दबाया और मेरे हाथ में चोट लग गई है। अंकिता ने मुझसे ये भी कहा कि पुलकित ने उसे धमकी दी है कि वो पुलिस में फ़ोन कर चुका है और पुलिस उसे अश्लील हरकतों के लिए गिरफ्तार कर लेगी। फिर उसने धीरे से कहा कि तीनों उसके आसपास हैं, इसलिए बाद में सब बताऊंगी। इसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद 18 सितंबर की रात 8:30 बजे अंकिता ने मुझे फ़ोन किया। तब भी शायद तीनों उनके आसपास थे। करीब 22 मिनट तक हमारी बात हुई। अंकिता परेशान नज़र आ रही थी। पूछने पर कहती है कि रिजॉर्ट लौटकर सारी बात बताऊंगी। हमने करीब 22 मिनट तक बात की। फिर अंकिता ने यह कहकर फ़ोन काट दिया कि वह रिजॉर्ट जाते ही कॉल करेगी। ये हम दोनों की आखिरी बातचीत थी। इसके बाद रात को मैंने अंकिता को कई बार फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन हमेशा बंद मिला। आखिरी बार मैंने उस रात 2:30 बजे अंकिता को कॉल किया, तब फ़ोन स्विच ऑफ था। इसके बाद मैंने उसी रात
और अगले दिन बारी बारी से पुलकित, अंकित और सौरभ तीनों को फ़ोन किया, पर तीनों मुझे उलझाते रहे। अब तक मुझे एहसास हो चुका था कि अंकिता मुश्किल में है। इसके बाद मैंने इंस्टाग्राम के जरिए अंकिता के एक कज़न का नंबर ढूंढा, फिर मैसेज कर उसे सारी बात बताई और ये भी कहा कि अंकिता के माँ बाप को सब कुछ बता दो। अंकिता के कज़न ने 19 सितंबर की शाम पहली बार अंकिता की गुमशुदगी की जानकारी उनके माँ बाप को दी, जिसके बाद वो अगली सुबह रिजॉर्ट पहुंचे। मुझे भी अंकिता की फिक्र हो रही थी, इसलिए 20 सितंबर की शाम जम्मू से रवाना हो गया और 21 सितंबर की सुबह रिजॉर्ट पहुंच गया। वहां पुलिस को अपना बयान भी दिया। फिर 23 की रात वापस जम्मू आ गया, या उसकी लाश नहीं मिली थी। मुझे ऐसा लगता है कि अंकिता 18 सितंबर के बाद भी जिंदा थी। बहुत मुमकिन है कि उसे 22 या 23 सितंबर को मारा गया है, पर इस दौरान अंकिता कहाँ थी, उसके साथ क्या हुआ, ये सच बाहर आना चाहिए। अंकिता एक बहुत अच्छी लड़की है, वो दुनिया में कुछ करना चाहती है। मैं चाहता हूँ उसके गुनहगारों को ऐसी सज़ा मिले जो एक मिसाल बन जाए। दोस्तों, ये थी वो कहानी जो अंकिता के दोस्त पुष्पदीप और अंकिता के बीच में बात हुई। उसके बाद 18 सितंबर को अंकिता ने अपने माता पिता की कॉल का जवाब नहीं दिया। जैसा कि मैंने बीच में बताया था आपको कि पुष्पदीप ने उसके माता पिता को खबर देने के लिए कहा था। अंकिता ने पुष्पदीप की कॉल को वापस जवाब नहीं दिया। उस पर एक वीआईपी को रुपए में अतिरिक्त सेवा देने का दबाव डाला जा रहा था। उसके पिता ने राजस्व थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन 2 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। बाद में मामले को लक्ष्मण झूला पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने मामले में 3 आरोपियों पुलकित आर्य, होटल के प्रबंधक अंकित गुप्ता और पुलकित के दोस्त सौरभ भास्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस पूछताछ के दौरान तीनों ने अपना अपराध कबूल किया और कहा कि पुलकित के अंकिता के साथ गर्म बातचीत के बाद वे सभी चीज़ों को सुलझाने के लिए पास के एक स्थान पर गए। हालांकि रास्ते में अंकिता के साथ उनका विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने धक्का दिया और उसको चिल्ला नहर में गिरा दिया। वे फिर होटल लौट आए और कर्मचारियों को एक अलग कहानी सुनाई। अंकिता का शव 24 सितंबर 2022 को उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा बरामद किया गया था। शव चिल्ला नहर के बैराज से बरामद किया गया। उसकी प्रारंभिक शव परीक्षा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान ऋषिकेश द्वारा की गई थी और इसमें कहा गया था कि अंकिता को कुछ चोटें लगी थीं, जो उनकी मृत्यु से पहले कुंद पर बल आघात करने का संकेत देती है। रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत का कारण डूबना था। अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसी रात रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। भारी क्षति हुई। प्रारंभ में इसे सरकार द्वारा त्वरित न्याय के रूप में उद्यत किया गया था, लेकिन बाद में डीएम ने इस मामले में सरकार की भागीदारी से इनकार किया। अंकिता का परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था और उसने कहा कि जब पुलिस द्वारा अंतिम ऑटोप्सी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है, तब तक वो उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उन्होंने प्रशासन का रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाकर साक्ष्य नष्ट करने का भी आरोप लगाया। हालांकि स्थानीय प्रशासन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कई अपीलों के बाद अंकिता का परिवार उनका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गया। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए धामी ने परिवार को आश्वासन दिया कि मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। 25 सितंबर 2022 को अंकिता का अंतिम संस्कार उनके परिवार वालों ने श्रीनगर के NIT घाट पर किया। समाधि स्थल पर काफी संख्या लोगों की भीड़ रही। तीरथ सिंह रावत सांसद, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बद्रीनाथ के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी सहित राज्य के कई प्रमुख नेताओं ने उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। पुलिस ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया। हालांकि सोशल मीडिया पर स्थानीय लोगों के समूह ने और पीड़ित के पिता ने CBI द्वारा जांच सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। दिसंबर 2022 में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ 500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। मामले की जांच में 22 दिसंबर को अंकिता भंडारी के पिता ने मीडिया को बताया कि रिजॉर्ट पर JCB चलाने वाले चालक दीपक ADJ कोटद्वार में बयान दिए कि JCB चलाने वाले यमकेश्वर के भाजपा MLA रेणु बिष्ट और SDM ने कहा था। दोस्तों, ये थी कहानी अंकिता भंडारी की, जो घर से निकली थी कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन वो ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गई कि वो कुछ भी ना कर सकी और अपनी जान से और हाथ धो बैठी। थैंक यू, धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आपको आने वाली कहानियाँ शीघ्र से शीघ्र मिल सकें।